नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। जैसा कि आप लोग टाइटल देख रखा होगा आपने, आज मैं आपके सामने एक डिटेल्ड सिलेबस लेकर आया हूं जो आपके जीव विज्ञान या बायोलॉजी पीजीटी और लेक्चर पद के लिए उपयोगी रहेगा। टीजीटी का अगर आप सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो टीजीटी का पहले से अपलोडेड है, तो उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। ये जो मेनली मैं बात करने जा रहा हूँ आज, ये मेनली है आपका अप टू क्लास 12th में जो पढ़ाना चाह रहे हैं या लेक्चर या पीजीटी के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली यूनिट जो थी आपकी वो है पादप और जंतुओं में विविधताएं, ठीक है, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इसमें आपको पहले मैंने तो सिंपल लिखा था कि एक एक स्टेप करूँगा, लेकिन अब आपको मैं पूरा डिटेल में इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, जो मैंने सूक्ष्म जीव लिखा है इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीवों की आपने सामान्य अवधारणा पढ़नी है, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको उनके आकृति विज्ञान यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, मान लीजिए बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर की बात करें या वायरसेस के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है। इसके अलावा अन्य सूक्ष्म जीव, उनके भी आपको स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे, उनके संरचना कैसी है, ठीक है, और शेप साइज एक्सेट्रा ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उनका रिप्रोडक्शन और उनकी लाइफ साइकिल, मेनली लाइफ साइकिल आपने जीवाणु और विषाणु की ही पढ़नी है, ठीक है। जीवाणु और विषाणु के जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ओके। उसके बाद जो आपने इस यूनिट में, यही पहली यूनिट में बता रहा हूँ अभी, उसी को डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को, कवकों के बारे में पढ़ना है। कवक में आपने क्या क्या पढ़ना है, उनकी संरचना, प्रजनन और जीवन चक्र। कवक में आपने जो उनके अलग अलग आप कहें कि वर्गीकरण किया गया है उनको, ठीक है, अलग अलग जो भी उनके ऑर्डर हैं, जैसे कि मिक्सोमाइकोटिना, ठीक है, मैस्टिगोमोकोटिना, माइकोटिना, ठीक है, ऐसे ही जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। मेनली 1 2 3 4 5 6 7 आपने जो है इनके जो ग्रुप हैं उनके बारे में पढ़ना है और वर्गीकरण भी पढ़ना है। और इसके अलावा आपने जो फंजाई है, ठीक है, फंजाई का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, आर्थिक महत्व भी आप लोगों ने पढ़ना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद पादप रोग। पादप रोग में आपने क्या पढ़ना है कि जो रोग की सामान्य अवधारणा है, जैसे पादप में रोग के लक्षण हैं या संक्रमण के तरीके क्या हैं, ठीक है, या उनकी संरचना कैसे है, रोग चक्र और भिगोना, विल्ट, जड़ संहार, ठीक है, जितने भी प्लांट डिजीजेज हैं, स्टेम रोट है, पाउडर और, ठीक है, रस्ट है, स्मट्स हैं, पत्ती के धब्बे और पत्ती के ब्लाइंड्स के नियंत्रण के तरीकों का आपको संक्षिप्त विवरण जो है पढ़ना है। इस तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी कि ये रोग किससे होता है, ठीक है, तो इस तरह का जो आपको जरूर उसमें पढ़ना है। फिर आता है रोगाणुओं का जो आर्थिक महत्व है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उनका भी है अपनी अपनी जगह में। जैसे अगर अब वायरस की बात करें तो बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे हैं जो अदर बैक्टीरियाज को खाते हैं, तो वो भी एक तरह से उनका एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इस तरह से आपको उनके बारे में भी पढ़ना है कुछ बहुत। फिर बात करते हैं आप शैवाल की, ठीक है। एल्गी की अगर मैं बात करूँ तो इनका वर्गीकरण जैसे कि प्रोटोक्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइटा है, कैरोफाइटा है, जेंथोफाइटा है, बैसिलरोफाइटा है, फियोफाइटा है, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा, इनकी मुख्य विशेषताएं आपने पढ़नी होंगी, ठीक है। बुक्स में आप लोगों को बता दूं, बुक्स के लिए आप लोग पूछेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि बुक्स आपको जो कंसिडर करनी है अपनी अप टू क्लास 12th एनसीईआरटी जो आपकी है उसको तो तैयार करना ही करना है। इसके अलावा आप लोगों को जो ग्रेजुएशन बुक्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन बुक हैं उनसे आप डिटेल स्टडी करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, लेक्चर या पीसीटी का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आपने एक महीना पढ़ा और अगले महीने आपने क्लियर कर लिया। अगर हाँ, वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल में एमएससी की है या एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट ईयर उनका है या इस तरह का अगर फॉर्म अगर आ गया है तो उस तरह से वो कर सकते हैं, टच में रहते हैं। लेकिन अगर आप कहीं अन्य जॉब कर रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं तो काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। तो कई बच्चे कहते हैं कि आप लोग इतना क्यों इसमें डिटेल में बता रहे हैं या क्या। मैं हर तरह के वर्क के लिए, क्योंकि जब आप चैनल की बात करते हैं तो उसमें हर तरह के जो एस्पिरेंट हैं उनके हिसाब से बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो हैं इनको जो इतना भी मैं बोल रहा हूँ इनको आप वीडियो आप अपना ऑफलाइन सेव कर लीजिए, उसमें सुनते रहिए और देखते रहिए कि आपने पढ़ना क्या है, ठीक है। ये बात थी शैवाल की इनका, लेकिन आपने कुछ जो शैवाल हैं उनके जीवन चक्रों का भी जो नॉर्मल एक विवरण होता है, सामान्य उल्लेख पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी शैवाल का ज़रूर आएगा। फिर ब्रायोफाइट की बात करें, ब्रायोफाइट अपने पढ़ना है। देखिए, बहुत डिटेल में आपने पढ़ना होता है, अभी आपकी पहली ही यूनिट चल रही है, ठीक है, लगभग 9 यूनिट्स आपने तैयार करनी होती हैं इस एग्ज़ाम के लिए।
तो काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है। ब्रायोफाइटा में इनकी संरचना, प्रजनन, जीवन इतिहास, ठीक है, इनका वर्गीकरण और आर्थिक महत्व ये आपने पढ़ना होगा। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स का भी सेम है। इसमें टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण जैसे कि जो साइलोफाइटोप्सिडा है, ठीक है, साइलोटोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा का आकृति विज्ञान और जीवन इतिहास और इनका आर्थिक महत्व, ठीक है। अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी पौधे, इनके में आपने जो इनका केवल आर्थिक महत्व पढ़ना है, ठीक है, इनका केवल आपने आर्थिक महत्व पढ़ना है, इससे आपका काम चल जाएगा। और अभी आपको इस सिलेबस में जो है एंजियोस्पर्म की बात नहीं करनी है, ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं एज है, ठीक है। तो ये थी आपकी पहली यूनिट, इतनी चीज़ें आपने इसमें तैयार करनी होंगी। दूसरा है कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी, सेल्स साइंस और जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन और वर्णकों की संरचना, कार्य एवं चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, उनके बारे में मेनली आपने यू हैव टू स्टडीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड डिफरेंट पिगमेंट्स, ओके, एंड देयर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, ये आपको पढ़ना है, तैयार करना है। इसके अलावा जितने भी एंजाइम्स हैं, ठीक है, उनका अपने क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, ठीक है, फर्मेंटेशन, विनिमय और जितने भी इनमें प्रोसेसेस आती हैं इससे रिलेटेड मेनली एंजाइम्स के बारे में आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रोटीन्स की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचनाओं के बारे में कह चुका हूँ कि आपने इनकी संरचनाएं पढ़नी है। ऐसे ही मॉडल झिल्ली, लिपिड बायलेयर की संरचना, झिल्ली प्रोटीन प्रसारण, ठीक है, आयन चैनल, सक्रिय परिवहन, इनके बारे में आपने पढ़ना होगा। ऐसे अगर हम बात करें फिर कोशिका संबंधित तो कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड वैक्यूल्स की अगर बात करें, रिक्तिकाएं जिन्हें कहते हैं हिंदी में, ठीक है, इनकी जो संरचना है, उनके कार्य क्या हैं और इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, तो क्रोमोसोम और विशालकाय जो गुणसूत्र है उनकी संरचना के बारे में, ठीक है, जैसे लैम्प्रोस क्रोमोसोम में या पॉलीटीन क्रोमोसोम में, इनके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं हमारी मियोसिस, माइटोसिस, आप लोगों ने पढ़ी है कई बार, तो उससे संबंधित प्रश्न में जैसे समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन आएगा, सेल चक्र आएगा, आपका जो भी सेल साइकिल है, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें डीएनए से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन जरूर आपके बनेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आपको जितने भी द्विगुणन से संबंधित जो इकाई है इनकी, ठीक है, इनके डीएनए की क्षति एवं मरम्मत तंत्र, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। ये थी आपकी दूसरी यूनिट, ठीक है। दूसरी यूनिट में अभी मैं डिटेल में और एक चीज़ है आपकी कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना होगा। इसमें मेनली ए बी और जेड हेलिक्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। आरएनए सिंथेसिस आपने इसमें पढ़ना है, आरएनए का संश्लेषण पढ़ना है। मेंडल के सिद्धांत, अगर हम आनुवंशिकी में मेनली अब बात करने जा रहे हैं, आनुवंशिकी में आपके मेंडल के जितने सिद्धांत हैं, ठीक है, वो पढ़ने हैं। वंशानुगतता जो गुणसूत्र की होती है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, और मेनली पुनर्संयोजन, ठीक है, पादप प्रजनन के लक्ष्य, उद्देश्य और बुनियादी संकेत, फसल सुधार विधियाँ, पादप परिचय, चयन, इस तरह का भी इस बार इसमें ऐड हुआ है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्ड यूनिट जो है आपकी विकास एवं व्यवहार की, इसमें मेनली लैमार्कवाद, डार्विनवाद जो है जुड़ा हुआ है, उनको तो आपने पढ़ना ही है, ठीक है। फिर आपने कुछ इसके अलावा जो प्राकृतिक विकास की अवधारणा है वो पढ़नी है, ठीक है, और जीवाश्मों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि घोड़ा, हाथी एवं मानव का विकास कैसे हुआ, ठीक है, जंतुओं के प्रमुख जो जीवाश्म है उनके बारे में पढ़ना है। ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें तैयार करनी है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट यूनिट की, जो 5th यूनिट है, ठीक है, व्यवहारिक जीव विज्ञान 4th यूनिट, तो इसमें आपको मेनली आपके जितने भी व्यवहारिक आपने जो पढ़ा होगा अपने एमएससी लेवल में, जैसे रेशा उत्पादक पादप हैं, औषधि एवं सुगंधित पादप हैं, उनके बारे में आपने पढ़ना है। बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है, और रेशम कीट पालन है, मधुमक्खी पालन, लाख पालन, कृमि संवर्धन, मोती संवर्धन, मत्स्य पालन, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। औषधि, जैव नियंत्रण एवं भोजन में उपयोग आने वाले कीट, एकीकृत कीट प्रबंधन, ठीक है, ये सब आपने जो है तैयार करने होंगे। फिर बात करते हैं आपने
पादप और जो जंतु हैं, ठीक है, उनकी कार्यकी कैसी है, ठीक है, उनमें आपने पढ़ना है। जैसे मेनली फिजियोलॉजी आपने यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो आपने पादप जल संबंध प्रसार यानी कि ऑस्मोसिस, परासरण में ऑस्मोसिस की बात करनी है, उसके बारे में पढ़ लेना। पौधों में जलहानि यानी ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, ये पढ़ने पड़ेंगे। खनिज पोषण किस तरह से होता है प्लांट्स में, आपको पढ़ना होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी आप लोगों को इसमें तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पारिस्थितिकी की, इकोलॉजी में आपने क्या पढ़ना है। इकोलॉजी में जो आपका आएगा पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, संरचना और कार्य, यानी कि जलीय और स्थलीय में कैसे कैसे टाइप्स हैं उनके, और उनके कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। और अगर हम बात करें खाद्य चक्रण की, यानी कि जो साइकिल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और ऑक्सीजन, 4 आपने ये साइकिल तैयार करनी है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ठीक है, फूड चेन। और अगर हम बात करें, ठीक है, फूड वेब की, ये आपने पढ़नी है। पिरामिड्स के बारे में पढ़ना है, इकोलॉजिकल, ये तो आपने नॉर्मली पढ़ा ही होगा। जनसंख्या में अगर हम बात करें, जनसंख्या इकोलॉजी में यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करूँ, इसमें लक्षण, जनसंख्या वृद्धि वक्र क्या है, जनसंख्या नियमन, टीम्स एवं प्रसार, ये आप लोगों को तैयार करना है अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आजकल पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, नाभिकीय, ये 4 तो आप अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। फिर अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, वो भी इसमें आता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, इसमें आपको आनुवंशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता का मूल्य, जैव विविधता में ह्रास के कारण तथा इसका संरक्षण, ये आपने मेनली बायोडाइवर्सिटी से संबंधित जितने टॉपिक्स हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 7th यूनिट है आपकी पादप एवं जंतुओं प्रजनन और विकास, यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आपने क्या पढ़ना है, परागण, ठीक है, मेनली पॉलिनेशन पढ़ना है। उसमें फिर निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं। पौधों में भ्रूण का विकास और बीज गठन, बीजांड की जो संरचना है, गुरु बीजाणु जनन का विकास, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ये पढ़ना होगा, ठीक है। युग्मनज, निषेचन एवं जो मेढक हैं, ठीक है। और अगर आप बात करके उनका स्तनियों में भी ऐसे आरंभिक विकास, ठीक है, ब्लास्टुला गठन, ब्लास्टुला स्टेज, मेटामॉर्फोसिस मेनली आपने पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें जो आएंगी, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, और उनमें हार्मोनल जो कंट्रोल होता है मेटामॉर्फोसिस में, ये भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं हम 8th यूनिट में आपकी जो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, ठीक है, ये पढ़ने होंगे। आनुवंशिक अभियांत्रिकी की तकनीक एवं कार्य क्षेत्र का संक्षिप्त विचार, इसके बारे में पढ़ना होगा। जीन प्रतिरूपण की अगर हम बात करें, वो आपने पढ़ना होगा, ठीक है। टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें, और खेत में जैव उर्वरक एवं जैविक नियंत्रण, ठीक है। और जो आजकल नई टेक्निक्स आई हैं जैसे नैनो प्रौद्योगिकी, PCR, RT-PCR, ठीक है, जीन लाइब्रेरी, जीन बैंक की प्रारंभिक जानकारी जो है मोटे मोटे तौर पर आपको ये पता होने चाहिए थी, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ जीव विज्ञान विधियाँ, जो आपकी लास्ट यूनिट है मेथड्स इन बायोलॉजी, इसमें कई बच्चे पूछते थे कि इसमें क्या पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि आपको आणविक जीव विज्ञान और पुनः संयोजन DNA विधि, ठीक है, और एक और द्विआयामी जैव विद्युत कण संचलन द्वारा RNA, DNA और प्रोटीन का विश्लेषण, ठीक है। मेनली RNA और DNA का जितना आप डिटेल में पढ़ सकें, जैसे कि प्लाज्मिड फेज है, कॉस्मिड है, ठीक है, या जीनोमिक और cDNA पुस्तकालय का निर्माण, प्रोटीन अनुक्रमण की विधियाँ, या प्रोटीन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो उसमें प्रोटीन के पोस्ट अनुवाद, रूपांतरण का अवलोकन, DNA अनुक्रमण विधियाँ, जीनोम अनुक्रमण के लिए रणनीतियाँ, ठीक है, ये मेनली आपको इसमें तैयार करने हैं। और थोड़ा जो RFLP, RAPD की और LAF की तकनीकें हैं उनको पढ़ना होगा, ठीक है। फिर इसमें कुछ आपने जो है स्टैटिस्टिक्स की भी पढ़नी है, सांख्यिकी भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। इसमें मेनली सेंट्रल टेंडेंसी और इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बनते हैं मीन, मीडियन, मोड के, इसमें एक्स स्क्वायर परीक्षण, टी परीक्षण, ये भी आपके पूछे जा सकते हैं। बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपने सिलेबस में आपके ज़रूर दिया हुआ है, अगर आप तैयार कर सकते हैं तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी की तकनीकें हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। क्षेत्र जीव विज्ञान की विधियाँ, ठीक है, ये जो है आपके लास्ट यूनिट में आपने तैयार करनी है। मेनली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप 5 या 6 7 यूनिट अच्छे से 8 यूनिट अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो 1 यूनिट अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपके अच्छे मार्क्स में ज़रूर आएंगे। और अगर मेरे साथ आप तैयारी करना चाहते हैं और इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट यूनिट जो आप जल्दी आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ। और फर्स्ट यूनिट
मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करूँगा, क्योंकि आप लोग, मैं मानता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पहले से पढ़ा भी है आप लोगों ने, तो थोड़ा बहुत चीज़ें जो इधर उधर होती हैं वो दिमाग में आ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत हम जो है डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको वायरसेस के बारे में डिस्कस करूँगा, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है मैं आप लोगों को कराऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर और कुछ ब्रीफ में बताऊँगा, और आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, इसके बारे में आप लोग ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इसकी अच्छे से बायोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन टीजीटी की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो वो ज़रूर आपको हेल्पफुल होंगे बायोलॉजी में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।